वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि इस चैनल का अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। एक तथ्य सर्वांगीण रूप से प्रमाणित हुआ है कि जो सीईटी का एग्जाम हुआ है उसके अंतर्गत अपन ने जिस प्रकार से लेके चले थे, अपन राजस्थान के ज्योग्राफी के अध्ययन को लेकर के चल रहे थे और राजस्थान के ज्योग्राफी के अध्ययन में अपन ने 4 टॉपिक ही लिए थे। का राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की नदियां और झीलें। इन 5 टॉपिकों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर जो 4 पेपर हुए थे इस सीईटी के एग्जाम में, और हर पेपर में कम से कम 15 क्वेश्चन, जो 4 टॉपिक अपन ने लिए उन्हीं में से 4 में से कहीं न कहीं से वो प्रश्न आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वतः प्रमाणित है कि अपन जिस प्रकार का अध्ययन लेके चल रहे हैं, भविष्य में आने वाले समय के अंतर्गत आप थोड़ा पढ़ करके आप सफल होना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सफलता के लिए तो आपको पूर्णतः मेहनत करनी पड़ेगी और समय मांगता है। कोई भी सफलता साधारण समय में नहीं मिलती है, उसके अंतर्गत समय का इन्वेस्ट करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पड़ता है कि एक बड़ी और सही स्तरीय तैयारी को लेकर चलना पड़ेगा। और जितने टॉपिक अपन ने लिए हैं उन टॉपिक को अपन ने कंप्लीट लेके चले हैं। इसका यह फायदा है कि आपको 6 किताबें 7 किताबें नहीं उठानी पड़ेगी। आपको सिर्फ हमारा जो चैनल है उसका सिर्फ एक वीडियो देखना है और फिर उसी के अंतर्गत पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो समय की बचत को अपने को लेके चलना है। जैसे सपोज करो कि अगर आप मिट्टियां पढ़ रहे हो, सपोज करो अगर मिट्टियों की बात करें एक उदाहरण के तौर पर, मिट्टियों का अगर अध्ययन कर रहे हो तो मिट्टियों के अध्ययन के अंतर्गत अपन ने एक वीडियो के अंतर्गत लगभग पूरी मिट्टी को कंप्लीट करवा दिया था। 2 वीडियो के अंतर्गत माने तो अगर 1 घंटे की क्लास के अंतर्गत अपन ने पूरी मिट्टियों को कंप्लीट करा दिया था। अगर आप मिट्टी के बारे में पढ़ते हो तो आपको कम से कम 6 जगहों से 6 किताबों से देखना पड़ेगा और उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे, 3+ घंटे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और अलग अलग किताबें आपको देखनी पड़ेगी। हमारा जो चैनल है और जिस हिसाब से अपन अध्ययन को जो अपन लेकर चल रहे हैं उस हिसाब से आप सिर्फ मिट्टियों को 1 घंटे में पढ़ सकते हो और आपको कोई भी कुछ भी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ 1 घंटे के वीडियो में आप कंप्लीट मिट्टी पढ़ सकते हो और मिट्टियों का कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की अपनी गारंटी है। अब आपको यह देखना है कि अब आप क्या है कि हमारे चैनल में आप पढ़े तो आपने 1 घंटे के अंतर्गत एक वीडियो देखा, तो आप जैसे आपने ये चैनल नहीं लिया है और आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो आपने 3 घंटे इन्वेस्ट किए। इसका मतलब यह हुआ कि 3 घंटे में आप हमारे वीडियो को 3 बार देख सकते हो और तो उसी चीज का आपका 3 बार रिवीजन हो गया। अगर आप मतलब यहां पर आप रिवीजन करना चाहे तो 3 घंटे तो पहले देखने में बढ़ाए और प्लस 3 घंटे उसको फिर रिवीजन करने में लगाए, आपने 6 घंटे इन्वेस्ट किए और वही काम हमारा चैनल है वो सिर्फ आपका आधा समय बचा रहा है। तो समय और सही स्थिति के बारे में भी क्या प्रश्न पूछा जाने वाला है। चयन, समय और चयन दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण है सफलता के लिए। तो और जो आने वाला समय है वो कंपटीशन हार्ड से हार्ड होने वाला है और सीईटी में सीईटी का जो एग्जाम हुआ है वो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि आप सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए तो आपको लंबी और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और लंबे और लगातार मेहनत करने के लिए और सक्सेस होने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हर स्थिति को समझें। कभी सारा का सारा टॉपिक एक जगह मिल रहा है, आपको समय की बचत हो रही है, 10 किताबें आपको नहीं उठानी पड़ेगी और कोई भी जो टॉपिक है उसके अंतर्गत अपन ने जो टॉपिक लिया उसमें अछूता नहीं है। कोई भी प्रश्न आपको उससे बाहर मिलेगा ही नहीं और उसको समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करें। 2-3 बार अगर आप अगर एक ही वीडियो को 3 बार देख लिया तो आपका वो टॉपिक 100% क्लियर है, आपको कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके फिर वो बात समझ में भी आ जाएगी। और जो हमने टॉपिक लिया वो स्टेप बाय स्टेप है। आप हमारे चैनल में जब भी कोई वीडियो देख रहे हो तो फिर आपने अगर एक वीडियो देखा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से सारे वीडियो देखोगे तो सब बात आपके एकदम समझ में आ जाएगी और ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। मैं ये कह रहा हूं कि 70% समय बचाने वाला जो काम है वो हम कर रहे हैं और आप इसका अधिक से अधिक फायदा उठाए और सफलता की ओर अग्रसर हो। और इसी कड़ी के अंतर्गत मिट्टियों के बाद में अगला जो टॉपिक अपन ने लिया है वो है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति
प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे पहले तो अपने को यह देखना है कि प्राकृतिक वनस्पति में अपने को क्या क्या पढ़ना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। किस किस चीज का अध्ययन अपन प्राकृतिक वनस्पति में करेंगे। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे प्राकृतिक वनस्पति में वन नीतियां, यानी कौन सी नीति कब बनी, भारत की वन नीति प्रथम कब आई, राजस्थान की कब आई, कौन कौन सी वन की नीतियां हैं, कितने प्रतिशत पर क्या होना चाहिए, ये अपने अध्ययन का विषय। अपने को एक सब चीज एकदम सामने होना चाहिए, प्रीव्यू होना चाहिए भी अपन वन प्राकृतिक वनस्पति पढ़ रहे हैं तो अपने क्या क्या चीज पढ़नी है, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। तो सबसे अपने को वन नीतियां पढ़नी है प्राकृतिक वनस्पति में, वन गणना पढ़नी है। वन गणना यानी किस क्षेत्र पर कितने वन आते हैं, रिकॉर्डेड वन कितने हैं, कितने प्रकार की वन जो है वो वनों का वर्गीकरण है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। भाई वन की गणना कौन करता है, तो अपन वन की नीतियां पढ़ेंगे, वन की गणना पढ़ेंगे और वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। भाई वनों को कितने भागों में बांट सकते हैं, वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। भाई भौतिक आधार पर और राजकीय आधार पर या फिर कानूनी आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार अपन कर सकते हैं, वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्रमुख वन संपदा पढ़ेंगे भी, अपने पास वनों में कौन कौन सी लकड़ियां कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, वो आ जाएगी प्रमुख वन संपदा। प्रमुख वन संपदा यानी कि वनों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, गोंद है, कत्था है, क्या क्या चीज उत्पादित होती है, प्रमुख वन संपदा कौन कौन सी है। वानिकी कार्यक्रम पढ़ेंगे, वनों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, वानिकी और जो भूत में जो बीत गया उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम थे और वर्तमान में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं वनों के संरक्षण के लिए, वानिकी कार्यक्रम पढ़ेंगे। वानिकी और पर्यावरण पुरस्कार पढ़ेंगे। वानिकी वनों को बढ़ावा देने के लिए वानिकी एवं पर्यावरण पुरस्कार, वनों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पुरस्कार दिए जाते हैं जिससे कि जो वन संपदा है उसको प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण हो चुके। प्रमुख अधिनियम और प्रमुख दिवस पढ़ेंगे भी, इसके लिए नियम क्या क्या बनाए गए हैं वनों के संरक्षण के लिए। प्रमुख अधिनियम, प्रमुख अधिनियम यानी कौन कौन से नियम इसके अंतर्गत है और प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं है वनों को बढ़ावा देने के लिए एवं प्रमुख दिवस। तो ये एक बड़ी बड़ी अपने पास सामने आती है भी, अगर वन प्राकृतिक वनस्पति को अपन पढ़ रहे हैं तो अपने पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हमें वनों की नीतियां पढ़नी है। अभी भारत में और राजस्थान में कौन कौन सी वन की नीतियां हैं, वन गणना कौन करता है ये अपने को पढ़ना है। वनों का वर्गीकरण किस आधार पर कर सकते हैं ये अपने को पढ़ना है। प्रमुख वन संपदा कौन कौन सी है ये अपने को पढ़ना है। वानिकी कार्यक्रम कौन कौन से है ये अपने को पढ़ना है। वानिकी और पर्यावरण पुरस्कार कौन कौन से है ये पढ़ना है। प्रमुख अधिनियम कौन कौन से है वनों को संरक्षण करने के लिए और प्रमुख दिवस कौन कौन से है वनों को बढ़ावा देने के लिए। तो प्राकृतिक वनस्पति में इन सब चीजों को शामिल करते हुए अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं वन नीतियों के बारे में। वन नीतियां कौन कौन सी है ये अपना अध्ययन के विषय रहेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ये वाला अपने पास विषय रहेंगे। इन विषयों के बारे में अपने को अध्ययन करना है। और जो पहला है वो अपने पास कौन सा है, वन नीतियां है। तो सबसे पहले बात करते हैं वन नीतियों के बारे में। तो भारत की प्रथम वन नीति की अगर बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में वन अधिनियम या वन नीतियों की बात कर रहे हैं तो प्रथम वन नीति है वो 1894 को बनी थी। भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति। तो भारत की प्रथम नीति वन नीति है वो 1894। उस समय भारत क्या है कि स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था। 1947 से पहले अंग्रेजों के समय की जो वन नीति, सबसे पहले भारत में जो वन नीति बनी थी वो कब बनी थी, 1894 को बनी थी। ये अपने को याद रखना है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति ये बनी थी 1952 में। ये अपने को ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी, 1952 में बनी थी। और क्या निर्धारित किया गया था, 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए।
यानी कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर, 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। ये कब निर्धारित किया गया, 1952 में निर्धारित किया गया। और स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी, 1952 में बनी। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करते हैं कि नवीनतम वन नीति के बारे में बात करते हैं, उसके बाद नवीनतम वन नीति एट प्रेजेंट कौन सी वन नीति चल रही है, नवीनतम वन नीति। तो नवीनतम जो वन नीति है वो 1988 की चल रही है। कब की चल रही है, 1988 की। नई जो वन नीति है 1988 की वन नीति एट प्रेजेंट चल रही है। इसके अंतर्गत वही बात है, एक तो 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, इसमें 3 पॉइंट बनते हैं। 33% क्षेत्र पर वन हो, और दूसरा पॉइंट इसमें यह बनता है कि पर्वतीय क्षेत्र पर 60% क्षेत्र पर वन हो। जैसे अरावली पर्वतमाला है तो उसमें 60% पर्वत क्षेत्र पर 60% वन हो। पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत 60% क्षेत्र पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। और मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र पर 20% वन होने चाहिए। तो यह निर्धारित कौन सी नीति में किया गया, 1988 की नवीनतम वन नीति से यह निर्धारित किया गया। यह अपने को ध्यान में रखना है। तो नवीनतम वन नीति 1988, इसमें क्या माना गया है, ओवरऑल तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, 33% पर। पर्वतीय क्षेत्रफल है, जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर 60% पर वन होने चाहिए। और जो अपने पास है, जो ये अपना मैदानी क्षेत्र है, उसके अंतर्गत कितने होने चाहिए, 20% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। तो ये अपन ने बात कर ली कि ये तो भारत की वन नीतियों की हो गई। अब बात करते हैं अपने राजस्थान की वन नीतियों की। राजस्थान में वन नीतियां कौन कौन सी है उसके बारे में अपन बात करते हैं। और वनों को बढ़ावा देने के लिए और भी क्या चीजें अपनाया गया है नीतियों के संबंध में, वो अपन बात करते हैं। तो राजस्थान की जो वन नीति है वो कब जारी की गई, राजस्थान की वन नीति, राजस्थान की वन नीति ये 18 फरवरी 2010 को, ये सीईटी में यह प्रश्न पूछा गया है भाई राजस्थान की वन नीति कब जारी गई, उसमें सन दे रखे थे। तो ये 18 फरवरी 2010 को जारी की गई। और ये पूरे भारत में पहला राज्य है, भारत, राजस्थान प्रथम राज्य है। यानी पूरे भारत में वन नीति जारी करने वाला राज्य राजस्थान है, वो प्रथम राज्य है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और इस वन नीति में क्या प्रावधान किए गए, राजस्थान में 20% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। भारत में क्या है, भारत में तो यह है भी 33% क्षेत्रफल वन होना चाहिए, परंतु राजस्थान मरुस्थलीय, पहाड़ी, और ये क्या है कि पहाड़ी और मैदानी, और क्या है कि शुष्क वनस्पति वाला क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है। इसलिए यहां राजस्थान में यह निर्धारित किया गया भी हम अपने यहां भी कम से कम 20% क्षेत्रफल पर अपने पास क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ये अपने को ध्यान में रखना है। और राजस्थान की वन नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई, ये अपने को ध्यान में रखना है। और राजस्थान पहला राज्य है भारत के अंतर्गत जो जिसने अपने स्टेट की वन नीति जारी की है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और एक वन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी भी जारी की गई है। राजस्थान इको मतलब हो गया पर्यावरण, पर्यावरण को ध्यान रखते हुए टूरिस्ट को बढ़ावा देना, तो यह भी नीति जारी की गई है, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी। तो राजस्थान ने वनों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2020 जारी की गई है, यानी 4 फरवरी 2020 को, 4 फरवरी 2020। ऐसा राजस्थान प्रथम है, यानी पूरे भारत में इको टूरिज्म पॉलिसी जारी करने वाला भी राजस्थान प्रथम है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये राजस्थान की 2 वन नीतियां हो गई। अब अगर राजस्थान के अंतर्गत बात करें वन मंडल की, तो राजस्थान में कितने वन मंडल है, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। वन नीतियों के अंतर्गत अपन शामिल कर लेते हैं वन मंडल।
दो फैक्ट ध्यान में रखने हैं। एक तो राजस्थान के अंतर्गत 13 वन मंडल है। संख्या कितनी है? 13 है। राजस्थान के अंतर्गत वन मंडल कितने हैं? 13 है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि 7 संभाग है राजस्थान में। अगर बीकानेर संभाग को कट कर दे, बीकानेर को छोड़कर 7 संभाग है, उसमें बीकानेर को अगर छोड़ दो तो बाकी कितने बच गए? 6 बच गए। तो 6 तो संभाग मुख्यालय हो गए। 6 संभाग मुख्यालय, 6 संभाग मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो जोधपुर हो गया, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, भरतपुर, भरतपुर हो गया और अजमेर हो गया। तो 6 संभाग मुख्यालय पर 13 वन मंडल है। उसमें अपने इसको यह ध्यान में रखना है कि बीकानेर को छोड़ करके बाकी सभी संभाग मुख्यालय हो गया। जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, भरतपुर हो गया और अजमेर हो गया। और हाड़ौती जो क्षेत्र है वो कोटा वाला है, वो चारों के चारों जिले ही वन मंडल के अंतर्गत शामिल है। कोटा हो गया, बूंदी हो गया, झालावाड़ हो गया, प्लस 12 हो गया। तो यानी कि कोटा संभाग है वो सब के सब चारों के चारों जिले वन मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो 6 तो संभाग हो गए, प्लस 3 ये 9 हो गए। अब अपने पास कितने बच गए? 4 बच गए। तो 2 अपने पास उदयपुर जिले में हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, 2 अपने पास है, ये हो गए उदयपुर संभाग में से। एक अपने पास टोंक हो गया जयपुर संभाग में से, नहीं सॉरी अजमेर संभाग में से, और एक अपने पास हो गया सिरोही जोधपुर संभाग में से। तो ये अपने पास कितने हो गए? टोटल 13 वन मंडल हो गए। तो राजस्थान के अंतर्गत कितने वन मंडल है? तो सबसे पहले तो अपने को यह ध्यान रखना है कि कोटा संभाग कंप्लीट है, सभी संभाग मुख्यालय है, प्लस उदयपुर संभाग के 2 जिले हो गए चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, प्लस जोधपुर का एक हो गया सिरोही और अजमेर का एक हो गया टोंक। तो ये अपने पास कौन कौन से हो गए? ये 13 वन मंडल अपने पास है हो गए। अब अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में ये वन नीतियों वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया और कौन से वन मंडल अपने पास है सम्मिलित है। अब आगे बात करते हैं कि वनों की गणना, यानी वनों की गणना कौन करता है। तो वन की गणना है वो यानी कितने क्षेत्रफल पर वन है, कितने प्रतिशत झाड़ियां हैं, कितने प्रतिशत वृक्ष है, कितने प्रतिशत वन है, ये सब चीज बातें किसके अंतर्गत आ जाएगी? वनों के अंतर्गत आ जाएगी। वन की गणना के अंतर्गत आ जाएगी। कौन से जिले में सर्वाधिक वन है, कौन से जिले में कम वन है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगी? वन गणना के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी। दूसरा टॉपिक अपने पास क्या हो जाता है? वन गणना। वन गणना, तो सबसे पहले तो ये इसको वन गणना को क्या कहते हैं? ISFR, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व, यानी कि जो वनों की गणना है वो इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व कहलाती है। और ये कौन करता है? वन की गणना को ISFR कहते हैं। और ये करता कौन है? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। तो ये देहरादून भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून करता है। कौन करता है? कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून करता है। देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। देहरादून कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि वन गणना है वो कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड करता है। और ये वनों की गणना कितने समय में कितने बार होती है? 2 वर्ष में एक बार। 2 वर्ष में एक बार, यानी
प्रति 2 वर्ष में ये गणना होती है, यानी कि हर 2 साल बाद वन सर्वेक्षण की गणना होती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब नवीनतम वन में 2 बातें रखनी है। एक तो 16वीं वनगणना, 16वीं हुई थी 2019 में, और उसके बाद में 17वीं नवीनतम है वो 17वीं कब हुई है? 2021 में। और अगली कब होगी? 17वीं 2021 में, और 16वीं 2019 में। और अगली कब होगी? 18वीं कब होगी? 2023 में। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये जो 17वीं वनगणना 2021 है, इसके आंकड़े जनवरी 2021 में आए थे, इसके आंकड़े जनवरी 2022 में आए थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसमें इतनी बात ध्यान में रखने वाली है। और भूपेंद्र यादव जो वन और पर्यावरण मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने ये क्या है कि इसमें ये जो अपनी 17वीं जो वनगणना, इसके आंकड़े प्रकाशित किए थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 17वीं गणना कब हुई है? 2021 में हुई है, और इसके आंकड़े जनवरी 2022 में आए हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अगर बात करते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से वन है, ये जो गणना है उसके हिसाब से क्या क्या आंकड़े आए, वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत है। अपने इसको ध्यान में लेते हैं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसमें कौन कौन से आंकड़े सम्मिलित हुए। राजस्थान में वन, टोटल वन इसके हिसाब से राजस्थान में कितने माने गए हैं? 1%। तो पूरा जो 1% है वो राजस्थान में 7.43% माना गया है। इसके हिसाब से 7.43% माना गया है। और ये क्षेत्रफल है 25,388। ये फैक्ट सबके सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। यानी वन गणना के हिसाब से राजस्थान में वन कितने माने गए? 7.43% क्षेत्रफल माने गए हैं। और ये 43.76 वन है, वो कितना क्षेत्रफल है शामिल होता है इसमें? ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 25,388 किलोमीटर स्क्वायर। 25,388 किलोमीटर स्क्वायर। तो राजस्थान के अंतर्गत वन कितने माने गए? 7.43%। और क्षेत्रफल कितना घेरता है ये? 25,388 वर्ग किलोमीटर। और प्रति व्यक्ति कितने होते हैं? ये जो क्षेत्रफल है वो प्रति व्यक्ति कितना है? प्रति व्यक्ति वन तो प्रति व्यक्ति वन है 0.037 हेक्टेयर। तो ये कितना आता है? एक जनसंख्या के अनुपात में अगर इसको भाग दिया जाता है तो 0.37 हेक्टेयर आता है। और वन के अंतर्गत झाड़ियां भी सम्मिलित हो जाती है, इसके अंतर्गत झाड़ियां भी शामिल हो जाती है। झाड़ियां, तो झाड़ियां कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 1.41% क्षेत्रफल, 1.41% क्षेत्रफल है। और जिसका झाड़ियां 1.41% क्षेत्रफल पर है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 4808 है, 4808 किलोमीटर स्क्वायर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। वन कितना है? 7.43% है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 25,388 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रति व्यक्ति वन राजस्थान में कितना है? 0.037 हेक्टेयर है। और झाड़ियां कितनी है? 1.41% क्षेत्रफल है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब आगे अपन बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में 7.43% क्षेत्रफल वन गणना के आधार पर वन है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इनको भी 7.43 को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वनाच्छादित यानी फॉरेस्ट कवर्ड, और एक वृक्षाच्छादित यानी जो वृक्ष है वो जगह जगह है। उन सबको मिलाकर के क्या है वो हो गया अपने पास ट्री कवर। 2 प्रकार के हो गए। तो इस क्षेत्रफल को, ये जो वन है, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 प्रकार में बांट सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक वृक्ष वनाच्छादित, एक तो हो गया वनाच्छादित। ये अपने को ध्यान में रखना है, जिसको अपन कह सकते हैं फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर्ड। यानी कि वन कितने प्रतिशत भाग में फैले हुए हैं, यानी जो है वो जो गहन वन है वो क्या है कि कुल जो भूमि है वो क्या है कि वृक्षों से जो कवर्ड है वो कितनी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये 4.87% है। कितनी है? 4.87% है, जिसके अंतर्गत 16,654 क्षेत्रफल हो जाएगा। 16,654 पॉइंट अपने पास हो जाएगा 46.46 किलोमीटर स्क्वायर।
इसके अंतर्गत अपने को एक तो आंकड़ा ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी वन 7.43% क्षेत्र पर है, किसके अनुसार? वन गणना के अनुसार, वृक्षों के हिसाब से। इसके अंतर्गत वनाच्छादित कितने प्रतिशत आता है? 4.87% आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भाग, ये वाला आंकड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वनाच्छादित प्रतिशत है वो कितना है? 4.87% है। उसके बाद में वृक्षाच्छादित यानी ट्री कवर, ट्री कवर्ड क्षेत्रफल है वो अपने पास कितना है? 2.56% है। कितना है? 2.56% है। ये अपने को ध्यान में रखना है। 87-33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 87-33 किलोमीटर स्क्वायर। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी 7.43% को दो भागों में बांट सकते हैं। इसके अंतर्गत है वृक्षाच्छादित इतना है और वनाच्छादित इतना है। यानी 4.87% पर तो वन का कवर है और 2.56% पर वृक्षों का कवर है, और टोटल कितना है? 7.43% है। झाड़ियों वाला जो भाग है वो अलग है, झाड़ियां हैं वो अलग है। झाड़ियां अपने पास जिसकी डेंसिटी 10% से अधिक है, वो झाड़ियां अपने पास कितनी है? 1.41% क्षेत्रफल है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो झाड़ियां और अगर वनों को मिला लें, झाड़ियां और वृक्ष, ये जो है फॉरेस्ट कवर, इसको अपन तीन भागों में फिर बांट सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो अपन इसके अंतर्गत शामिल कर लेंगे अति सघन वन, अति सघन वन जो अपने पास कहां पर है? माउंट आबू के आसपास कुछ जगह पर है, जिसको कह सकते हैं वेरी डेफिशिएंसी फॉरेस्ट। ये जो कुल क्षेत्रफल है पूरे राजस्थान का, उसको 0.2% भाग पर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक हो जाएगा मध्यम सघन वन, एक हो जाएगा मध्यम सघन वन, मीडियम डेंसिटी ऑफ ए फॉरेस्ट। तो ये अपने पास हो जाएगा 1.28% क्षेत्रफल पर, 1.28% क्षेत्रफल पर। और तीसरा हो जाएगा अपने पास है खुले वन, खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट। तो ये अपने पास कितने क्षेत्रफल हो जाएगा? 3.57% क्षेत्रफल पर हो जाएगा। तो ये अपने पास टोटल कितना होगा? 4.87%। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये वाला पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है ही, और ये वाला पूरा इंपॉर्टेंट है ही है, और झाड़ियां कितने पर है ये इंपॉर्टेंट है ही है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो वनाच्छादित जो है फॉरेस्ट कवर्ड कितना है? 4.87% है। 16,654.46। ये वाला आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा अपने को, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी तीन भाग किए जा सकते हैं कि अति सघन वन है वो 0.02% पर है, मध्यम सघन वन है वो 1.28% है, और खुले वन कितने हैं? 3.57% है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, खुले वन कितने प्रतिशत पर है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इनको अपने तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। झाड़ियां हो गई, वृक्षाच्छादित हो गई, और वनाच्छादित हो गया। ये अपना 7.43% अपने पास टोटल है। अब एक रिकॉर्डेड वन कितना होता है, वो वाला आंकड़ा भी पूछा जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वन गणना के अंतर्गत कुल अभिलेखित वन, राजस्थान में कुल अभिलेखित वन, राजस्थान में ये वाला आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन, अभिलेखित वन को अपन ये कह सकते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। इसको अपन क्या कह सकते हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। तो टोटल अभिलेखित वन यानी रिकॉर्ड के अंतर्गत अपने पास कितने हैं? वो तो थी वन गणना के अनुसार, ISFR के अनुसार तो अपने पास कितने? 7.43% है। परंतु राजस्थान का जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपने पास टोटल क्या हो जाएगा? 9.60% हो जाएगा। इसके अंतर्गत झाड़ियों की वो जो थी उसके अंतर्गत झाड़ियों की डेंसिटी कितनी शामिल की गई थी? 10% से अधिक वाली की गई थी। उसके अंतर्गत क्या है कि और भी जो है वो टोटल झाड़ियां सम्मिलित कर ली जाती है, टोटल वृक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं, तब ये संख्या कितनी आती है? 9.60
60% क्षेत्रफल आता है 32,864.62। क्षेत्रफल कितना आता है 32,864.62 किलोमीटर स्क्वायर। ये आंकड़ा अपने को ध्यान में रखना है कि राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं। अगर ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है भी कुल अभिलेखित वन कितने हैं 9.60% 32,864.62 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये हो गया। अब उन आंकड़ों के अनुसार ISFR के अनुसार में राजस्थान में वनों में किस जिले में कौन से अधिक है, किस जिले में कितने वन है, इसमें जिलों की बस 1 2 3 उस हिसाब से अपने रैंक के हिसाब से अपने को ध्यान में रखना है। 2-3 आंकड़े हैं वो अपन ध्यान में कर लेते हैं। तो अपने आगे अपने पास हो जाएगा वनों का क्षेत्रफल और प्रतिशत के आधार पर वन जिले वाइज। जिले में क्षेत्र व प्रतिशत के आधार पर वन सर्वाधिक की अगर बात करते हैं जिले में क्षेत्र और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास कौन सा हो जाएगा उदयपुर जिला। सर्वाधिक वन कहां है उदयपुर। क्षेत्रफल के आधार पर है ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के आधार पर पहली रैंक किसकी है उदयपुर की है, दूसरी किसकी है अलवर की है, और तीसरी रैंक अपने पास प्रतापगढ़ की है, चौथी बारां की है और चौथी है बारां की। ये अपने को ध्यान में रखना है। और उदयपुर का इसमें अपने को क्या है कि क्षेत्रफल भी ध्यान में रखना है, बाकी का क्षेत्रफल अपने को नहीं ध्यान में रखना है, एक जिले का अपन ध्यान में रख लें। भाई उदयपुर का क्षेत्रफल कितना है 2753 है। कितना है 2753 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये अपने को ध्यान में रखना है। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर रैंक कौन कौन सी है, सबसे ज्यादा किसमें है उदयपुर में, फिर किसमें है अलवर में, फिर उससे कम किसमें है प्रतापगढ़ में, और सबसे कम किसमें बारां में। ये अपने को रैंक ध्यान में रखनी है कि उदयपुर 1 नंबर पर है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन उदयपुर, दूसरा नंबर अलवर, तीसरा नंबर प्रतापगढ़, चौथा नंबर बारां का। और प्रतिशत के आधार पर बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर किसका आता है उदयपुर का। उदयपुर का जो है क्षेत्रफल उसके 23.49% क्षेत्रफल पर अपने पास क्या है वन है। उदयपुर का टोटल क्षेत्रफल है उसका 23.49% क्षेत्रफल पर वन है। यानी क्षेत्र के आधार पर भी सबसे अधिक वन किसमें है उदयपुर में, और प्रतिशत के आधार पर भी सबसे अधिक वन कहां पर है उदयपुर में। दूसरा नंबर किसका आता है प्रतापगढ़ का। प्रतिशत के आधार पर प्रतापगढ़ का दूसरा स्थान आता है 23.24% क्षेत्रफल वन है। ये प्रतिशत अपना पूरा का पूरा याद कर लेंगे 23.24% पर। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है सिरोही का। तीसरा नंबर आता है सिरोही का, इसमें 17.49% क्षेत्रफल पर वन है 17.49। और चौथा नंबर आता है करौली का प्रतिशत के आधार पर। पहला नंबर हो गया उदयपुर, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा सिरोही और चौथा करौली जिसके 15.28% भाग पर वन है। ये अपने को प्रतिशत के आधार पर ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर सिर्फ एक ही आंकड़ा याद रख लेना उदयपुर 2753 पर, और प्रतिशत के आधार पर उदयपुर पहली रैंक है 23.49, प्रतापगढ़ 23.24 दूसरा, सिरोही 17.49 और करौली 15.28। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें न्यूनतम वन क्षेत्र हुआ प्रतिशत। तो न्यूनतम वन क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत सबसे कम वन क्षेत्र है, और प्रतिशत के आधार पर भी बीकानेर संभाग भी सबसे कम है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले चूरू के 78 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। इसमें सिर्फ एक ही आंकड़ा याद रखना है 78 वाला सिर्फ चूरू, और उसके बाद में अपने पास हनुमानगढ़ हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा और गंगानगर हो जाएगा। सिर्फ रैंक याद रखनी है। दूसरा हो जाएगा हनुमानगढ़, तीसरा हो जाएगा जोधपुर, चौथा हो जाएगा गंगानगर। यानी कि यहां पर 2 जिले किसके आ रहे हैं उदयपुर संभाग के आ रहे हैं, यहां पर भी 2 जिले किसके आ रहे हैं उदयपुर संभाग के आ रहे हैं। अगर प्रतिशत के आधार पर अगर संभाग से याद करें
तो अधिकतम वन है वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत हो गए, वो वाले जिले होंगे अगर अपने को जिलों की छिंटाई करनी है। और अगर न्यूनतम वन वाला आता है तो बीकानेर संभाग के 3 जिले हो गए, चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और गंगानगर हो गया। ये अपने को ध्यान में रखना है, सीधा सीधा याद हो जाएंगे भी कौन से जिले इसके अंतर्गत है शामिल होते हैं। चूरू में 78 किलोमीटर पर है। अब प्रतिशत के आधार पर अगर बात करते हैं तो सबसे कम जो वन प्रतिशत है वो जोधपुर में है। प्रतिशत के आधार पर जोधपुर 0.48% भाग पर वन है। सबसे पहला जो है स्थान वो किसका हो गया, जोधपुर का। दूसरा वही चूरू का, बीकानेर संभाग का आ जाएगा। चूरू के अंतर्गत 56.56% भाग पर वन है, 0.56। और तीसरा जिला अपने पास हो जाएगा जैसलमेर, जिस पर 0.84% भाग पर वन है। तीसरा जैसलमेर 0.84% और चौथा बीकानेर 0.92% भाग पर वन है। चौथा बीकानेर 0.92% भाग पर वन है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि अधिकतम की अगर बात करें तो उदयपुर और प्रतापगढ़ वाले जिले हो गए उदयपुर संभाग के अंतर्गत, और उदयपुर सबसे पहले है। पहले वाला तो जरूर याद रखना है 2753 है, उदयपुर में 23.49 है, दूसरा प्रतापगढ़ 23.24 है प्रतिशत में। और न्यूनतम वन क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे कम क्षेत्र है वो चूरू का है, 0.78 किलोमीटर स्क्वायर पर, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर और फिर गंगानगर। और प्रतिशत के आधार पर जोधपुर में सबसे कम प्रतिशत पर वन है, चूरू में कम है, फिर जैसलमेर और फिर बीकानेर। ये अपने को ध्यान में रखना है। और जो नई गणना हुई है उसके आधार पर कहां पर वनों की बढ़ोतरी हुई है और सर्वाधिक और कहां पर कमी हुई है, ये वाला और आंकड़ा अपन सम्मिलित कर लेते हैं। नवीन गणना के आधार पर कहां पर बढ़ोतरी हुई है, 2021 की जो है वन गणना, उसके आधार पर कहां पर बढ़ोतरी हुई है और कहां पर कमी हुई है। वन क्षेत्र में बढ़ोतरी, कहां पर वनों की वन है वो बड़े हैं, जो थे पहले 2019 की तुलना में। 2019 में जो था वन क्षेत्र उसकी तुलना में 2021 में कहां पर वनों की अधिकतम बढ़ोतरी हुई है, तो ये बात करते हैं तो सबसे पहला स्थान आता है अजमेर का। अजमेर में सबसे अधिक वन बड़े हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा स्थान आता है पाली का, 5 जिले अपने को याद रखना है। तीसरा स्थान आता है बीकानेर का, बीकानेर में भी वनों की पिछली गणना की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। चौथा नागौर का और 5वां सीकर का, चौथा नागौर और 5वां सीकर। और कुल मिलाकर 19 जिलों में बढ़ोतरी हुई है, 19 जिलों में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पूरे राजस्थान के जो 33 जिले हैं उसमें 19 जिलों के अंतर्गत वनों में बढ़ोतरी हुई है। और 5 जिले जो टॉप है वो अजमेर है, पाली है, बीकानेर है, नागौर है और सीकर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और कमी, वनों में कमी, यानी 2019 की तुलना में 2021 में कमी कहां पर हुई है, जालोर में, करौली में, सिरोही में और भरतपुर में। पहला हो गया जालोर, दूसरा हो गया करौली, तीसरा हो गया सिरोही, चौथा हो गया भरतपुर और 5वां अपने पास हो जाएगा राजसमंद। 5वां राजसमंद। यहां पर कमी हुई है, यानी सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, जो पिछली गणना की तुलना में, जालोर, फिर करौली, फिर सिरोही, फिर भरतपुर और राजसमंद। यानी कि टोटल कुल मिलाकर 14 जिलों में कमी हुई है। 14 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है वनों की बढ़ोतरी में कमी हुई है पिछली जो गणना की तुलना के अंतर्गत। तो ये अपने पास सारे आंकड़े आ गए, कौन कौन सी रैंक के हिसाब पर कहां वनों की बढ़ोतरी हुई है। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आज की क्लास में वन नीतियां और वन गणना, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे अधिकतम लोगों को लाभ मिले।